हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। माई सेल्फ एस के डिग्रवाल। और आज अपन बात करेंगे स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट 2018 लाइफ साइंस पेपर थर्ड हिमाचल प्रदेश। इस पेपर में अपन ने जो पार्ट 3 है वो पहले बना चुके हैं अपन, और ये नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 4। इसमें अपन क्वेश्चन नंबर देखेंगे 51 से। और जो भी स्टूडेंट्स है, खास तौर से लाइफ साइंस ब्रांच से सेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए मैं आज से बायोकेमिस्ट्री का जो यूनिट है वो स्टार्ट करूँगा यूट्यूब पर। तो जो भी स्टूडेंट्स लाइफ साइंस से हैं वो डेली ज्वाइन ज़रूर करें, ताकि आपको बायोकेमिस्ट्री का जो टॉपिक है वो क्लियर हो सके। क्योंकि अपन थोड़ा सा फास्ट चलेंगे और इम्पोर्टेंट जो चीज़ है शॉर्ट्स में वो ज़रूर मैं आपको बताऊँगा। ठीक है ना। अभी अपन क्वेश्चन देखते हैं 51 से। एल्वियोलाई डू नॉट कोलाप्स आफ्टर एक्सपांसन बिकॉज एक्सहेलेशन, मतलब जैसे ही अपन जो गैस है बाहर की तरफ छोड़ते हैं उस टाइम पे जो एल्वियोलाई होती है वो चिपकती नहीं है। ठीक है ना। तो यहाँ पर अपन देखें, जैसे कुछ इस प्रकार की स्ट्रक्चर है, यहाँ पर एल्वियोलाई इस प्रकार की रहती है। तो यहाँ पर जैसे ही गैस अपन लंग्स के थ्रू बाहर की तरफ छोड़ते हैं तो ये जो है वो पीछे से चिपकती नहीं है, मतलब इस प्रकार से नहीं होती है। क्यों नहीं होती? क्योंकि इनकी सरफेस के ऊपर कुछ इस प्रकार से मटेरियल लगा होता है जिसे अपन क्या कहते हैं, सरफेक्टेंट। ये सरफेक्टेंट लगे होते हैं जिनके कारण से इनकी जो भित्ति है वो जल्दी से चिपकती नहीं है। तो यहाँ पर इसी का यही कारण है कि एल्वियोलाई डू नॉट कैलाप्स आफ्टर द एक्सहेलेशन, गैस को बाहर छोड़ने के बाद में। बिकॉज क्यों नहीं छोड़ता है, क्यों नहीं होता, चिपकता है? तो इसका कारण मैंने आपको बता दिया, सरफेक्टेंट होता है। तो ऑप्शन नंबर अपना सी देखो, सेप्टल सेल्स सिक्रेट सरफेक्टेंट। तो मैंने बता दिया सरफेक्टेंट जो है उसके कारण से इसकी जो भित्ति है वो चिपकती नहीं है। और ये कहाँ से सिक्रेट की जाती है? ये की जाती है सेप्टल सेल से सिक्रेट की जाती है सरफेक्टेंट। और सरफेक्टेंट है, इसको रेजिडिटी या थोड़ा हार्ड बनाने के लिए काम आता है, फ्लेक्सिबिलिटी। यहाँ पर देखें सेप्टल्स, एक्सप्लेनेशन में अपन देखें, सेप्टल सेल्स ऑल्सो कॉल्ड टाइप सेकेंड एल्यूलाई सेल्स सिक्रेट पल्मोनरी सरफेक्ट, ये सरफेक्टेंट। ठीक है, विच हेल्प इन फ्लैट एल्व्यूलर सेल्स एंड प्रिवेंट देम फ्रॉम कोलाप्सिंग ड्यूरिंग एक्सपायरेशन, उनको चिपकने के लिए रोकता है। दिस वर्क बाई लोअरिंग द सरफेस टेंशन, ये क्या करता है, उसकी सरफेस टेंशन को कम करता है बिटवीन लिक्विड या एयर इंटरफेरेंस इन द लंग्स। ठीक है ना। तो इसकी ये अपने याद रखना है, सेप्टल सेल्स जो है वो क्या करते हैं, सरफेक्टेंट को रिलीज करता है और ये इसको चिपकने से रोकता है एल्वियोलाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं 52। 52 में देखिए अपन, रेबीज वायरस स्प्रेड फ्रॉम द साइट ऑफ एक्सपोजर टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम विद द फीटल रिजल्ट्स। मतलब रेबीज जो वायरस होता है किसी भी जानवर के या डॉग के काटने के कारण से जब वो ब्लड के थ्रू कहाँ पहुँचता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पहुँचता है। तो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पहुँचने का जो पाथवे है प्रत्येक सेल से वो कैसे होता है, आगे देखो। द एक्जोनल ट्रांसपोर्ट ऑफ रेबीज वायरस अलोंग माइक्रोट्यूब्यूल्स इन द मीडिएटेड बाई। तो ये जो ट्रांसपोर्ट होता है रेबीज का किसी सेल में, ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, तो वो एक्जोनल ट्रांसपोर्ट होता है और माइक्रोट्यूब्यूल्स की सहायता से ये क्या करता है, सेल के अंदर स्प्रेड होता है। तो इसमें कौन सी जो मोटर प्रोटीन है वो यूज में आती है, पूछने का मतलब ये है। क्योंकि माइक्रोट्यूब्यूल्स पर किसी भी चीज़ को चलने के लिए मोटर जो प्रोटीन्स होती हैं उनकी आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर डाइनिन दैट मूव कार्गो टुवार्ड्स सेल बॉडी, तो यहाँ पर जो डाइनिन है वो खास तौर से रेबीज के ट्रांसपोर्ट में यूज में इन्वॉल्व होती है। तो यहाँ पर डाइनिन मोटर जो है दैट मूव कार्गो टुवार्ड सेल बॉडी। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा अपना ए ऑप्शन। यहाँ पर थोड़ा एक्सप्लेनेशन में देख लो, डायनिन में बी इन्वॉल्व इन द एक्सोनल ट्रांसपोर्ट ऑफ रेबीज वायरस अलॉन्ग माइक्रोट्यूब्यूल्स थ्रू द न्यूरल सेल्स। ठीक है, तो यहाँ पर डायनिन जो है वो इन्वॉल्व होती है एक्सोनल ट्रांसपोर्ट ऑफ रेबीज वायरस। तो यहाँ पर रेब्डोवायरसेस हैव ए सिंगल स्टैंडर्ड नेगेटिव सेंस आरएनए जीनोम, जिसकी साइज़ होती है 11 से 15 किलोबेस पेयर, दैट इज़ टाइटली
इनकैप्सुलेटेड बाय द वायरल न्यूक्लियोप्रोटीन्स, मतलब बाहर से कवर भी रहता है ये वायरस न्यूक्लियोप्रोटीन से, टू फॉर्म ए राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन, जो राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन से कंप्लीट वायरस बना होता है। अंदर की तरफ आरएनए, बाहर की तरफ प्रोटीन, कैप्सिड प्रोटीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, क्रिस्टल वायलेट स्टेन इज यूज टू पर्टिकुलरली। देखो क्रिस्टल वायलेट जो है वो पहली बात तो बैक्टीरियल स्टेनिंग करने के लिए अपन ग्राम स्टेनिंग जो मेथड आपने पढ़ा होगा, तो ग्राम स्टेनिंग मेथड में अपन पढ़ते हैं कि पहली जो स्टेप होती है जिसके अंदर क्रिस्टल वायलेट से अपन स्टेनिंग करते हैं तो वो आती है। तो इसमें देख लो वैसे भी ऑप्शन में जिम्सा स्टेनिंग मेथड, PAS स्टेनिंग प्रोटोकॉल, ग्राम स्टेनिंग टेक्निक और मेलोरी ट्राइक्रोम स्टेनिंग मेथड। यहाँ पर देखो ग्राम स्टेनिंग मेथड दिया हुआ है, टेक्निक दिया हुआ है बी ऑप्शन के अंदर। तो अपना जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, यही होगा, क्योंकि ग्राम स्टेनिंग मेथड में यूज में आता है क्रिस्टल वायलेट। इसमें देख लो अपन डिस्क्रिप्शन में, द ग्राम स्टेनिंग प्रोसेस इंक्लूड 4 बेसिक स्टेप्स, इंक्लूड कौन से स्टेप्स होती है ग्राम स्टेनिंग में। तो यहाँ पर पहला तो देखो अप्लाइंग ए प्राइमरी स्टेन, तो पहले सबसे पहले कौन सा स्टेनिंग अप्लाई करते हैं अपन स्लाइड के ऊपर, क्रिस्टल वायलेट। देन एडिंग ए मोर्डेंट ग्राम आयोडीन। थर्ड रैपिड डीकलराइजेशन विद इथेनॉल एसीटोन और ए मिक्सचर ऑफ बोथ, मतलब अल्कोहल से अपन उसको वॉश करते हैं। फोर्थ आ जाएगा काउंटर स्टैनिंग विद द सेफ्रनिन, तो सेफ्रनिन से स्टैन करने के बाद में जो भी ग्राम नेगेटिव होंगे वो तो कैसे हो जाएंगे, मतलब पिंक कलर के हो जाएंगे, और जो ग्राम पॉजिटिव होंगे वो कैसे हो जाएंगे, तो वो ग्राम पॉजिटिव होंगे वो पर्पल कलर के दिखाई देंगे, मतलब क्रिस्टल वायलेट के कलर के दिखाई देंगे। तो ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, कैपेसिटेशन इज ए पेनल्टीमेट स्टेप इन मैच्योरेशन ऑफ मेमेलियन स्पर्मेटोजोआ एंड इज रिक्वायर्ड टू रेंडर देम कॉम्पिटेंट टू फर्टिलाइज oocyte। देखो कैपेसिटेशन का मतलब होता है कि जब स्पर्म जो होता है या स्पर्मेटोजोआ है वो जैसे ही फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जाता है, तो फेलोपियन ट्यूब में जाता है, तो वहाँ पर जाकर उसमें क्या होता है, कैपेसिटेशन देखने को मिलता है। ठीक है, कैपेसिटेशन का मतलब होता है कि वो अपने फंक्शन परफॉर्म करने के लिए मोर एक्टिव हो, कैपेबल हो, उसे अपन क्या बोलते हैं, कैपेसिटेशन बोलते हैं। तो ये कहाँ पे होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में होता है। द फॉलोइंग इवेंट अकर ड्यूरिंग द कैपेसिटेशन। कैपेसिटेशन में कौन से इवेंट्स होते हैं, देखो पहला तो आ जाएगा रिमूवल ऑफ स्टेरॉल्स। सबसे पहले जो एग के चारों तरफ जो स्टेरॉल्स होता है उनको क्या करता है, रिमूव करता है, रिमूवल ऑफ स्टेरॉल्स। सेकेंड इंक्रीज्ड परमेबिलिटी टू कैल्शियम आयंस, ये भी करता है, कैल्शियम की परमेबिलिटी बढ़ने लगती है। रिमूवल ऑफ कोवलेंट बॉन्ड एपिडिडाइमल ग्लाइकोप्रोटीन। देखो एपिडिडाइमल तो बात करें अपन टेस्टिस की, तो ये तो इसमें ऑप्शन आएगा नहीं। 4 ऑप्शन अपन देखें, एनहांस्ड एक्टिविटी ऑफ एडिनाइल साइक्लेज, तो ये भी है, एडिनाइल साइक्लेज की कैपेसिटी एक्टिविटी को बढ़ा देगा। यहाँ पर तो तीनों जो है कैपेसिटेशन के अंदर तीनों स्टेप्स होगी, पहली, दूसरी और चौथी। तो अपना राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा 1, 2, 4, मतलब बी ऑप्शन, तो ये इसका राइट आंसर होगा। इसमें अपन देखें कैपेसिटेशन इज द स्पर्म एक्टिवेशन प्रोसेस इन मेमल्स। मेमल्स में स्पर्म की एक्टिवेशन प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, कैपेसिटेशन बोलते हैं। दैट अकर इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में होता है ये। इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट सम सिक्रेशन डिसस्टेबलाइज द एक्रोसोमल पार्ट मतलब टूटता है वहाँ पर, एंड एक्टिवेट स्पर्म टू पेनिट्रेट द एग एंड फर्टिलाइज देम, मतलब इस एबल बनाता है उनको कि वो एग के अपन कहें उसको लेयर को भेदते हुए अंदर की तरफ जाए और एग को क्या कर दे, फर्टिलाइज कर सके, उसे अपन क्या कहते हैं, कैपेसिटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, द मोस्ट बेसिक ओलिगोसेक्राइड एच एंटीजन इज ए प्रिकर्सर टू ABO एंटीजन। ठीक है ना, सब में एंटीजन पाया जाता है, ए में ए एंटीजन, बी में बी एंटीजन। आगे देखिए अपन, विच ऑफ द फॉलोइंग शुगर आर
glycosidically attached to this basic oligosaccharides in A एंटीजन एंड बी एंटीजन रेस्पेक्टिवली। मतलब पूछने का मतलब सीधा सही है कि जो ब्लड ग्रुप होता है उसमें ए ब्लड ग्रुप होता है, बी ब्लड ग्रुप होता है। ए वाले में ए एंटीजन पाया जाता है, बी वाले में बी एंटीजन पाया जाता है। तो ए एंटीजन होता है उसमें कौन सा शुगर पाया जाता है, बी एंटीजन होता है उसमें कौन सा शुगर पाया जाता है। तो देखो ए एंटीजन जो है उसमें तो पाया जाता है एन एसिटाइल ग्लूकोज एमाइन, और बी में पाया जाता है गैलेक्टोज। तो यहाँ पर ऑप्शन देखो अपना कौन सा है। इसमें ए में देखो एन एसिटाइल ग्लूकोज एमाइन, ये तो हो गया एंटीजन, और गैलेक्टोज हो गया बी एंटीजन। तो यहाँ पर अपना जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। यहाँ पर आगे देखो अपन, कार्बोहाइड्रेट शुगर्स ऑन द सरफेस ऑफ रेड ब्लड सेल्स पाए जाते हैं, ठीक, कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं आरबीसी के ऊपर। एन एसिटाइल ग्लूकोज एमाइन फॉर द ए एंटीजन, ए एंटीजन के लिए कौन सा हो गया, ठीक, यहाँ पर एन एसिटाइल ग्लूकोज एमाइन हो गया। डी गैलेक्टोज फॉर द एंटीजन, बी एंटीजन ब्लड ग्रुप। तो जो गैलेक्टोज है वो किसके लिए हो गया, बी एंटीजन के लिए हो गया। अब अपन देखें, ब्लड ग्रुप ए हैज़ ए एंटीजन ऑन द रेड ब्लड सेल विद एंटी बी एंटीबॉडीज। मतलब ब्लड ग्रुप ए है उसमें कौन सी एंटीबॉडी पाई जाएगी, बी एंटीबॉडी पाई जाएगी इन द प्लाज्मा। ब्लड ग्रुप बी हैज़ बी एंटीजन विद द एंटी ए एंटीबॉडी, बी ब्लड ग्रुप होगा उसमें एंटी ए एंटीबॉडी पाई जाएगी इन द प्लाज्मा। ब्लड ग्रुप ओ हैज़ नो एंटीजन, ब्लड ग्रुप जो ओ होता है उसमें कोई भी एंटीजन नहीं पाई जाती है, बट बोथ एंटी ए एंड एंटी बी एंटीबॉडीज़, ब्लड ग्रुप में ओ जो है उसमें दोनों एंटीबॉडीज़ पाई जाएगी, एंटी ए एंटीबॉडी भी और एंटी बी एंटीबॉडीज़ इन प्लाज्मा। ब्लड ग्रुप ए बी हैज़ बोथ ए एंटीजन एंड बी एंटीजन बट नो एंटीबॉडीज़, ठीक है। ब्लड ग्रुप बी के अंदर कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाई जाती, लेकिन एंटीजन दोनों पाए जाएंगे, एंटीजन ए भी पाया जाएगा और एंटीजन बी भी पाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं 56, सिग्नल फॉर एक्सप्रेशन ऑफ फीटस ओरिजिनेट फ्रॉम, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखा गया है कि जब बच्चा जैसे डिलीवरी के टाइम होता है तो बच्चा कुछ सिग्नल्स देते हैं कि उसको बाहर डिलीवरी के टाइम पे बाहर की तरफ आना है, तो उसका जो सिग्नल है, ठीक है, डिलीवरी का जो सिग्नल है फोइटस के द्वारा ओरिजिनेट किया जाता है, फ्रॉम किसके द्वारा ओरिजिनेट किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन अपन देखें सी, फुली डेवलप्ड फीटस। जैसे ही बच्चा जो है वो कंप्लीट डेवलप हो जाता है उस टाइम पे उसके द्वारा कुछ सिग्नल दिया जाता है, ठीक है, और जिसके कारण से कुछ हार्मोन है वो सिक्रेट किए जाते हैं, खासतौर से फुली डेवलप्ड एम्ब्रियो और उसके प्लेसेंटा के द्वारा। इसमें देखें तो इसका राइट आंसर जो अपना होगा वो तो हो जाएगा सी। और एक्सप्लेनेशन में देखें, द सिग्नल्स फॉर द पर्चुरेशन ओरिजिनेट्स फ्रॉम ए फुली डेवलप्ड फोइटस एंड प्लेसेंटा विच इंड्यूस मिड यूटेरिन कॉन्स्ट्रक्शन, जिनके कारण से ये सिग्नल जैसे देते हैं उसके कारण से क्या होता है, यूटेरिन जो है उसमें कॉन्स्ट्रक्शन होने लगता है, मतलब जो पेन लेबर है वो होने लगता है। दिस ट्राइगर्स द रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन, इसी के कारण से ऑक्सीटोसिन हार्मोन अब रिलीज होने लगता है, जिसे अपन क्या बोलते हैं, बर्थ हार्मोन के नाम से जानते हैं, फ्रॉम द मैटरनल पिट्यूटरी ग्लैंड। ये मदर के जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वहाँ से ऑक्सीटोसिन हार्मोन अब वो रिलीज होने लगता है, जिसके कारण से लेबरिंग जो पेन है वो स्टार्ट होता है, जिसे अपन बर्थ हार्मोन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, क्वेश्चन नंबर 57, फॉर्म्स ऑफ इंट्रैक्शन दैट रिड्यूस कॉम्पिटिटिव या कॉम्पिटिशन अमोंग द ऑर्गेनिज्म आर। देखिए ऐसी कौन सा इंट्रैक्शन है जिनमें कंपटीशन को रिड्यूस किया जाता है, ठीक है, मतलब कंपटीशन कम हो सके। तो कंपटीशन कम हो सके तो कैसे हो कि एक को बेनिफिट हो और दूसरे को कोई भी नुकसान ना हो, तो ऐसे कंपटीशन चल सकता है। देखो इसमें पहला दिया गया है कॉमेंजलिज्म एंड माइग्रेशन, दूसरा है पैरासिटिज्म। देखो पैरासिटिज्म और जो प्रेडेशन है इसमें तो सीधा सीधा सही है कि इंट्रैक्शन कैसा है, यहाँ पर एक को तो बेनिफिट और दूसरे को लॉस, तो इसलिए ये तो कंपटीशन रिड्यूस करते ही नहीं, तो बढ़ाते हैं। डी देखिए सिम्बायोसिस एंड टेरिटरियलिटी। देखो टेरिटरियलिटी के अंदर भी कंडीशन अपन देखें, सिम्बायोसिस में तो चलो ठीक है कि कंपटीशन रिड्यूस करते हैं, लेकिन टेरिटरियलिटी के अंदर अपन देखें
कि जो एक एरिया है उसमें दूसरे वाले को आने नहीं देते हैं वो, तो यहाँ पर एक कॉम्पिटिशन हमेशा बनाए रखते हैं। कोर्टशिप एंड मैटिंग, तो कोर्टशिप में तो रिड्यूसिंग से इसमें मतलब ही नहीं है कॉम्पिटिशन की, क्योंकि इसमें तो डांस परफॉर्मिंग करते हैं, तो ये भी कंपटीशन को ऐसे बना के रखते हैं कि फीमेल को कौन सा जो मेल है वो रुझाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग। लेकिन जो कॉमेंजलिज्म है और माइग्रेशन है, ये जो करेक्टर है वो दोनों ही किसके हैं, कंपटीशन रिड्यूस करते हैं, क्योंकि कॉमेंजलिज्म के अंदर एक प्लस प्लस जीरो का इंट्रैक्शन देखने को मिलता है, प्लस और जीरो का इंट्रैक्शन देखने को मिलता है। माइग्रेशन में तो नॉर्मल है कि जैसे ही कोई कंपटीशन होता है तो माइग्रेशन वाले जो कुछ ऑर्गेनिज्म वहाँ से छोड़ के दूसरे इलाके में चले जाते हैं, इसलिए कंपटीशन होती नहीं है। और कॉमेंजलिज्म में एक को बेनिफिट होता है तो दूसरे को नुकसान नहीं होता, इसलिए वो भी सर्वाइव कर सकते हैं। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, अपना ए ऑप्शन होगा। इसमें देखिए, कॉमेंजलिज्म इज ए रिलेशनशिप बिटवीन टू स्पीसीज ऑफ ऑर्गेनिज्म, दो स्पीसीज के बीच का क्या है, ये इंट्रैक्शन है। सच ए प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंगस इन विच वन स्पीसीज बेनिफिट, एक स्पीसीज को फ़ायदा होगा, वाइल द अदर इज अनअफेक्टेड, दूसरे को कोई नुकसान नहीं होगा। एज इन साइंटिस्ट हैव स्टडीड दैट द कमेंजलिज्म ऑफ फ्लीज दैट फीड ऑन बर्ड्स फीदरिंग, बर्ड के कुछ जो पंख है उनके ऊपर बैठकर खाते हैं। ये मैंने बताया। अगला जो है इसमें कॉर्टशिप जो बिहेवियर है वो मेटिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। कॉर्टशिप कंसिस्ट ए स्पेशल फॉर्म ऑफ बिहेवियर परफॉर्म्ड, एक विशेष प्रकार का बिहेवियर परफॉर्म करते हैं बाय मेल और फीमेल एज प्रिलिमिनरीज टू मेटिंग एंड हैज़ द फंक्शन ऑफ इंश्योरिंग दैट द लेटर रिजल्ट इन फर्टिलाइजेशन और सक्सेसफुल एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द प्रेगनेंसी इन द फीमेल, मतलब फीमेल की प्रेगनेंसी होती है तब तक ये क्या करते हैं, उसको मेंटेन करते हैं। उस बिहेवियर को अपन क्या कहते हैं, कॉर्टशिप बिहेवियर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। एज वन मूव्स फ्रॉम द ट्रॉपिकल रीजन टू टेम्परेट रीजन। देखो, पहली चीज़ तो ये है कि कोई भी ये अर्थ वाला रीजन है, यहाँ पर अपन देखें, और ये इक्वेटोरियल लाइन है। इक्वेटोरियल लाइन के आसपास का जो रीजन है, ये कंडीशन, इसे तो अपन क्या कहते हैं, यहाँ पर ट्रॉपिकल रीजन कहते हैं। और ये ट्रॉपिकल रीजन है वो काफ़ी बेनिफिशियल होता है। धीरे धीरे इसकी तरफ आगे की तरफ जाते हैं तो ये टेम्परेट रीजन आने लगता है, ये वाले। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा है कि एज वन मूव्स फ्रॉम ट्रॉपिकल रीजन टू टेम्परेट रीजन, कि कोई भी स्पीसीज़ है वो ट्रॉपिकल रीजन से टेम्परेट रीजन की तरफ जाता है तो क्या होगा। तो ऑप्शन में देखें अपन, स्पीसीज डाइवर्सिटी एंड रिप्रोडक्टिव डिक्रीज। तो सीधी सी बात है, यहाँ जो ऑर्गेनिज्म रहेंगे वो मोर सर्वाइव करेंगी, ज़्यादा स्पीसीज और डाइवर्सिटी रहेगी। और जैसे जैसे यहाँ से छोड़कर कहीं अलग जाते हैं तो उनकी डाइवर्सिटी और जो रिप्रोडक्टिविटी है वो धीरे धीरे कम होने लगेगी। ठीक है, तो ऑप्शन ए में अपन देख सकते हैं, स्पीसीज डाइवर्सिटी एंड रिप्रोडक्टिव डिक्रीज। तो इसका मतलब ट्रॉपिकल रीजन से टेम्परेट में जाएंगे तो ये डिक्रीज होगी, उसकी डाइवर्सिटी भी डिक्रीज होगी और उसकी प्रोडक्टिविटी भी डिक्रीज होगी। ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स आर क्लोज टू द इक्वेटर, ठीक है ना, ये तो मैंने बताया दिया इक्वेटर के नज़दीक है। एंड हैव हाई टेम्परेचर एंड रेनफॉल, टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा, रेनफॉल भी ज़्यादा होगा। ड्राई क्लाइमेट्स आर इमीडिएटली नॉर्थ और साउथ ऑफ द ट्रॉपिकल जोन। टेम्परेट क्लाइमेट्स आर नॉर्थ और साउथ ऑफ द ड्राई जोन। टेम्परेट मैंने बताया दिया दोनों जोन के ऑपोजिट होते हैं, ड्राई जोन होते हैं। although they often overlap in the latitude with the continental climate in the North America and Asia। इसका कोई मतलब नहीं। आगे देखो अपन, नेक्स्ट अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59। कॉमन लेसन फाउंड इन द डीएनए आफ्टर द एक्सपोजर ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट, कि किसी भी डीएनए के ऊपर जैसे आप अल्ट्रावायलेट लाइट जो है वो डालते हो तो उसके अंदर कौन सा इफेक्ट देखने को मिलता है। तो इसके अंदर जो पायरिमिडिन है खास तौर से उसकी डाइमर बनना स्टार्ट हो जाता है, जिसके कारण से कैंसर या ट्यूमर कोज होता है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन अपना जा जाएगा, इसमें बी ऑप्शन दिया हुआ पायरिमिडिन डाइमर। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो कौन सा होगा, बी ऑप्शन होगा। यहाँ पर देखो मैंने ऑप्शन में यहाँ पे दिया भी है कि ये जो कंडीशन है अलग अलग थायमिन है, लेकिन जैसे ही आप इसके ऊपर अल्ट्रावायलेट लाइट डालते हो
तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार की स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी, ये आपस में बॉन्डिंग कर लेंगे, जिसके कारण से दो थाइमर है वो पास में आ जाएंगे, थाइमिन, उसे अपन क्या कहेंगे, पायरिमिडिन डाइमर। और पायरिमिडिन में खास तौर से बनते हैं वो थाइमिन बनते हैं डाइमर के। तो एक्सप्लेनेशन देखिए अपन, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इंड्यूस टू ऑफ द मोस्ट अबाउंडेंट म्यूटाजेनिक एंड साइटोटॉक्सिक डीएनए लेसन सच एज द साइक्लोब्यूटेन पायरिमिडिन डाइमर। तो इसमें जो बॉन्ड बनते हैं वो कौन से होते हैं, साइक्लोब्यूटेन होते हैं जो पायरिमिडिन डाइमर बनाते हैं। एंड 6,4 फोटो प्रोडक्ट, तो यहाँ पर 6,4 फोटो प्रोडक्ट्स भी बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट अपन देखें इसमें क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 में अपन देखें, गैप जंक्शन चैनल्स आर कंपोज्ड ऑफ। देखो गैप जो चैनल जंक्शन है वो किससे बने होते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन में इसमें डी दिया हुआ है, कनेक्शन। तो पहली चीज़ तो ये है कि कनेक्सिन कुछ सिंगल प्रोटीन्स होती हैं, तो कनेक्सिन जो प्रोटीन है वो मिलकर तो क्या बनाते हैं, 6 जो कनेक्सिन प्रोटीन है वो बनाते हैं कनेक्सॉन। और हेक्सामर हो गया, तो ये हेक्सामर जो है 2 हेक्सामर फिर पेयर बनाएंगे। पहले तो कनेक्सिन है, इस प्रकार से ये क्या है, कनेक्सिन है, ये कनेक्शन मिलकर क्या बनाते हैं, कनेक्शन। इस प्रकार से 6 ये कनेक्शन बनाते हैं, ठीक है। तो ये जो कनेक्शन होते हैं वो कैसे होते हैं, होमोमेरिक होते हैं, मतलब सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। और एक कनेक्शन के दो जो पेयर हैं, जैसे एक कनेक्शन ये हो गया, एक ये हो गया, तो यहाँ पर ये दोनों जो हैं वो इस प्रकार से बनाते हैं, फिर ये पेयरिंग कर लेते हैं, एक तो ये यहाँ से और एक ये यहाँ से, तो ये पेयरिंग के रूप में कनेक्शन पाए जाते हैं और एक चैनल के रूप में काम करते हैं। और ये प्लांट में सेम इसमें देखने को मिलता है प्लाज्मोडेस्माटा, जो इनके सिमिलर होता है। तो इसका राइट आंसर जो आएगा वो अपना डी ऑप्शन आ जाएगा, कनेक्शन। इसमें देखें, वन गैप जंक्शन चैनल इज कंपोज्ड ऑफ 2 प्रोटीन हेक्सामर। मैंने बताया आपको हेक्सामर 6 से बने होते हैं। हेमी चैनल कॉल्ड कनेक्शन, कनेक्शन कितने होते हैं, 6 कनेक्शन से मिलकर बनते मतलब कनेक्शन होते हैं, तो 6 प्रोटीन होती है। हेक्सामर को क्या बोलते हैं, कनेक्शन बोलते हैं। इनवर्टिब्रेट्स एंड इनेक्सॉन्स इन इनवर्टिब्रेट्स, द हेमी चैनल्स पेयर connect across the intercellular shape, bridge the gap between the two cells. Gap junctions are analogous to the plasmodesmata। तो ये प्लांट्स का जो सेम है, प्लांट में पाया जाता है प्लाज्मोडेस्माटा और एनिमल्स में पाया जाता है गैप जंक्शन, बोथ आर इक्वल एंड एनालॉगस। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। ये जो क्वाबिन है या ओवाबिन है, ओवाबिन इनहिबिटर ऑफ सोडियम पोटेशियम एटीपेज इफेक्ट द एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज इन द इंटेस्टाइन बाय द ब्लॉकिंग द ट्रांसपोर्ट ऑफ पोटेशियम फ्रॉम। ठीक है, तो ये क्या करता है, ओवाबिन जो है वो इनहिबिटर होता है सोडियम पोटेशियम पंप को। सेम ये भी क्या करता है, जो ग्लूकोज का ट्रांसपोर्टर है उसको भी ब्लॉक कर देता है, जिसके कारण से ये ब्लॉक जो करता है वो कहाँ पे करता है, तो ग्लूकोज का जो ट्रांसपोर्टर होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, एपिथेलियल सेल्स टू इंटेस्टाइनल ल्यूमन, तो उनको ये ब्लॉक करता है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन, एपिथेलियल सेल्स टू इंटेस्टाइनल ल्यूमन के अंदर ये इसको ब्लॉक करता है। यहाँ पर देखिए, ओबेन इज ए कार्डियक ग्लाइकोसाइड, कार्डियक ग्लाइकोसाइड होता है। और वैसे भी ये जो हार्ट अटैक आते हैं, हार्ट से रिलेटेड जो हार्ट बीट बढ़ती है उसको कंट्रोल करने के लिए एक ड्रग्स भी दी जाती है, ठीक है ना। तो ये होता क्या है, कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स दैट इन लोअर डोजेज, कम डोजेज में दी जाती है, दैट कैन बी यूज्ड मेडिकली टू ट्रीट हाइपोटेंशन एंड सम अर्थमेट, यह है अरीथेमस। It act by inhibiting the sodium potassium ATPase, also known as sodium potassium ion pump, उसको कम करता है, मतलब उसको इनहिबिट करता है। ओबेन इनहिबिटेड द ट्रांसफर ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज के ट्रांसपोर्ट को भी ये क्या करता है, इनहिबिट करता है। प्रोलिन को ट्रांसपोर्ट इनहिबिट करता है, मेथियोनिन और फ्लूइड, बट नॉट द गैलेक्टोज, गैलेक्टोज को इनहिबिट नहीं करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं,
क्वेश्चन नंबर 62, मॉस्किटो लार्वा इन ए पॉन्ड कैन बी प्लेस्ड इन द इकोलॉजिकल ग्रुप ऑफ। तो मॉस्किटो जो लार्वा होते हैं उनके, वो कौन से ग्रुप में रखा जाता है इकोलॉजिकल ग्रुप के अकॉर्डिंग। तो पहली चीज़ तो स्मॉल जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सब किस में आते हैं, प्लांक्टोन में आते हैं, ठीक है ना। तो प्लांक्टोन में दोनों आ जाएंगे, फाइटोप्लांक्टोन और जू प्लांक्टोन, मतलब प्लांट्स भी आ जाएंगे और एनिमल्स भी आ जाएंगे जिनकी साइज़ काफ़ी छोटी हो, उन्हें अपन प्लांक्टोन्स में रखते हैं। तो मॉस्किटो का लार्वा भी है वो भी किस में आ जाएंगे, प्लांक्टोन्स के अंदर इंक्लूड कर देंगे अपन उसको। तो ये इसका राइट आंसर होगा। प्लांक्टोन्स आर यूजुअली माइक्रोस्कोपिक, ऑफन लेस देन 1 इंच इन लेंथ, 1 इंच से छोटे होते हैं। इन्हें सब किस में रखते हैं, प्लांक्टोन्स में। देर आर 2 टाइप ऑफ प्लांक्टोन्स, टेनी प्लांट्स कॉल्ड द फाइटोप्लांक्टोन्स एंड वीक स्विमिंग एनिमल्स कॉल्ड जूप्लांक्टोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें 63, इन रिवर्स्ड फेज एचपीएलसी, एचपीएलसी की रिवर्स्ड फेज जो है वो कौन सी है। तो रिवर्स्ड फेज है खास तौर से जो ऑर्गेनिक मैटर है उनको सेपरेशन करने के लिए यूज में आती है। ऑर्गेनिक मेटेरियल को यदि आप सेपरेशन करना चाहते हो तो जो स्टेशनरी फेज है वो कैसी होनी चाहिए, हाइड्रोफोबिक होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन ए देखें अपन, हाइड्रोफोबिक स्टेशनरी फेज इज कंबाइंड विद द पोलार मोबाइल फेज। तो यही ऑप्शन होगा इसका, क्योंकि जो रिवर्स फेज जो एचपीएलसी है उसमें ऑर्गेनिक मटेरियल को अपन क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग अपना जो मैटर होगा वो कैसा होना चाहिए, हाइड्रोफोबिक होना चाहिए। तो इसमें ऑप्शन में अपन इसमें देखें एक्सप्लेनेशन में, रिवर्स फेज एचपीएलसी इन्वॉल्व बाइंडिंग एन ऑर्गेनिक मोलिक्यूल टू ए स्टेशनरी फेज, इसलिए इसमें कैसा होना चाहिए, हाइड्रोफोबिक होना चाहिए। ऑफन सिलिका डेराइवेटिज्ड विद alkyl chain in a relatively polar environment, the mobile phase, which could contain water and then elute the organic molecule using a gradient of less polar organic solvent। तो यहाँ पर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को सेपरेट करने के लिए यूज में लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें 64, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन आर कॉमनली रेफर एज ए गुड कोलेस्ट्रॉल बिकॉज ऑफ देम। देखो पहली बात अपन देखें, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन कैसा होता है, गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, क्योंकि इसके अंदर जो प्रोटीन है उसकी कंपोनेंट ज़्यादा होती है और लिपिड की कंपोनेंट कम होती है। हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ठीक है ना, प्रोटीन का कंटेंट इसमें क्या है, ज़्यादा, इसलिए ये कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो कैसा होता है, गुड होता है, इसलिए अपन क्या बोलते हैं इसे गुड कोलेस्ट्रॉल के नाम से भी जानते हैं। तो अब इसमें पूछा गया है, देन कैन ट्रांसपोर्ट फैट मॉलिक्यूल फ्रॉम आर्टरीज वॉल टू लीवर, इसीलिए ये जो है वो क्या करता है, फैट मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करता है, कहाँ से, आर्टरीज वॉल टू लीवर, लीवर तक ट्रांसपोर्ट करता है आर्टरीज से। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ए होगा, ये ब्लॉकेज नहीं करता है, गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, जैसे प्रोटीन के कंटेंट ज़्यादा होते हैं। देखो इसमें देखो अपन देखें, एच डी एल हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल समटाइम कॉल्ड गुड कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्ब कोलेस्ट्रॉल इन द ब्लड एंड कैरी इट बैक टू द लीवर, इसे एब्जॉर्ब किया जाता है और ये वापस ब्लड के अंदर उसमें लीवर में आ जाता है। द लीवर देन फ्लूसेस इट फ्रॉम बॉडी, हाई लेवल ऑफ एच डी एल कोलेस्ट्रॉल कैन लोअर योर रिस्क फॉर हार्ट डिजीज एंड स्ट्रोक, मतलब इसका लेवल बढ़ भी जाता है तो भी आपकी आपकी हार्ट अटैक आने की संभावनाएं क्या रहती है, थोड़ी कम रहती है और ज़्यादा रिस्क नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं 56, ए सेल न्यूक्लियस कंटेन, किसी भी सेल के न्यूक्लियस में क्या पाया जाता है, डीएनए भी पाया जाता है, प्रोटीन भी पाई जाती है और आरएनए भी पाया जाता है, तो तीनों ही पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर डी देखो अपन 1 2 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें 66, कोलेजन इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूल आइडियल फॉर यूज द बोन्स एंड कैनॉट बी ब्रोकन बाई। तो कोलेजन जो प्रोटीन है वो 3 प्रोटीन से मिलकर बनी होती है, तीनों प्रोटीन जो है लेफ्ट हैंडेड होती है और लेफ्ट हैंडेड जो होती है प्रोटीन तीनों, उनकी जो फोल्डिंग होती है या एक दूसरे के साथ में पेयरिंग करती है, ओवरलैपिंग करती है, तो राइट हैंडेड हेलिक्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पर अपन देखें, द स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज ऑफ नेटिव कोलेजन आर इस्टेब्लिश्ड बाय इट्स, तो ये होता कैसा है, तो यहाँ पर अपन देखें ट्रिपल हेलिक्स अल्फा डोमेन, इसमें 3 हेलिक्स पाए जाते हैं और तीनों कैसे होते हैं, अल्फा हेलिक्स होते हैं, लेफ्ट हैंडेड होते हैं और बनने के बाद में कैसे होते हैं, राइट हैंडेड होते हैं। तो इसका राइट आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा सी ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर देखो, द डिफाइनिंग फीचर ऑफ कोलेजन इज एन
एलिगेंट स्ट्रक्चर मोटिफ इन विच 3 पैरेलल पॉलीपेप्टाइड चेन, 3 पैरेलल होती हैं पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं इन ए लेफ्ट हैंडेड, मैंने बताया अभी आपको लेफ्ट हैंडेड होते हैं। पॉलीप्रोलिन सेकेंड टाइप हेलिकल कन्फर्म्ड कोइल अबाउट ईच अदर विद एन वन रेजिड्यू स्टेगर टू फॉर्म ए राइट हैंडेड ट्रिपल हेलिक्स, राइट हैंडेड ट्रिपल हेलिक्स बनते हैं। तो ये कुछ इस प्रकार के इसमें अपन कोलेजन सिंथेसिस के जो पाथवे है वो मैं यहाँ पर दिखा रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, क्वेश्चन नंबर 67, select the correct sequence of stage that occur in a water body during the process of यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन के पहले तो अपन देखें कि होता क्या है यूट्रोफिकेशन, कि जैसे न्यूट्रिएंट्स की जो अमाउंट है वाटर के अंदर बढ़ जाती है, खास तौर से नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की अमाउंट बढ़ जाती है, जिसके कारण से जो प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं उनकी, खास तौर से प्लांट्स वाले जो भी हैं एल्गी वगैरह हैं, उनकी ग्रोथ है वो बढ़ जाती है, उसे अपन क्या कहते हैं यूट्रोफिकेशन कहते हैं। और उनकी ग्रोथ होने के कारण से धीरे धीरे जो एनिमल्स के जीव जंतु हैं या फिर स्मॉल एनिमल्स है वो धीरे अंदर की तरफ मरना स्टार्ट कर देते हैं, ऑर्गेनिक मैटर की अमाउंट है वो बढ़ जाती है, दूसरी चीज़ ऑक्सीजन का लेवल कम होने लगता है। ये सभी इसके करैक्टर्स हैं। तो इसमें 3 चीज़ें देखने को मिलती है। पहले धीरे धीरे जो ऑर्गेनिक मैटर है या एल्गी है वो धीरे धीरे इकट्ठा होंगे, उसे अपन बोलेंगे ओलिगोट्रोफिक स्टार्टिंग में, जो कोई हानिकारक नहीं होती है। उसके बाद में उनकी कंटेंट और बढ़ती जाएगी, उसे मेजोट्रोपिक बोलते हैं। और फिर लास्ट के अंदर जब वो हानिकारक होने लगते हैं तो उसे यूट्रोपिक बोल देते हैं। तो इसका राइट आंसर जो होगा 3 होगा। इसकी प्रोसेस में 3 स्टेप्स हैं। पहले ओलिगोट्रोफिक मतलब नो हार्मफुल, मेजोट्रोफिक बीच का सा है, और यूट्रोफिक जिसमें हाई अमाउंट हो जाए ऑर्गेनिक मैटर की या फिर ये ज़्यादा हानिकारक हो जाए। देखो इसमें दिया रखा है डिस्क्रिप्शन में, अपन देखिए ओलिगोट्रोफिक हैव द लिस्ट अमाउंट ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी, बहुत कम प्रोडक्टिविटी करते हैं, गुड फॉर वाटर क्वालिटी, वाटर क्वालिटी के लिए यहाँ तक तो ठीक है। मेजोट्रोपिक हैविंग ए मॉडरेट लेवल, मतलब बीच का लेवल पाया जाता है, मॉडरेट लेवल ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी, फेयर वाटर क्वालिटी, मतलब ठीक ठाक रहता है। और यूट्रोफिक टू हाइपर यूट्रोपिक कंडीशन आ जाती है, हैव द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ द बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी, बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होती है, यानी कि रेट प्रोडक्शन करने की बहुत ज़्यादा हो जाती है। पुअर वाटर क्वालिटी, इस पर वाटर की जो क्वालिटी है वो पुअर होने लगती है। आगे अपन देखें, एन ओवर अबाउंडेंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स की मात्रा काफ़ी अधिक हो जाती है, प्राइमरीली नाइट्रोजन और फॉस्फोरस, मैंने पहले बताया आपको किसकी अमाउंट यहाँ पर बढ़ने लगती है यूट्रोफिकेशन में। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा भी जाता है नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की। इन वाटर स्टार्ट टू प्रोड्यूस कॉल्ड यूट्रोफिकेशन, एल्गी फीड ऑन द न्यूट्रिएंट, ग्रो स्प्रेडिंग एंड टर्निंग द वाटर ग्रीन, एल्गल ब्लूम कैन स्मेल बैड, मतलब गंदी बदबू आने लगती है इनके अंदर, ब्लॉक द सनलाइट को कम कर देती है, एंड इवन रिलीज द टॉक्सिन इन द सम केसेस, और कुछ टॉक्सिन भी रिलीज करने लगती है जिसके कारण से जीव जंतुओं की डेथ होने लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 68, द वॉल्यूम ऑफ गैस इंस्पायर्ड एंड एक्सपायर्ड विद द ईच बर्थ इज द नोन एज, कि जो अमाउंट है वो पूछी गई है गैस की, एक्सपायर और इंस्पायर करने के टाइम पे जो वॉल्यूम बनी रहती है उसे अपन क्या कहते हैं, तो उसे टाइडल वॉल्यूम के नाम से जानते हैं। और टाइडल वॉल्यूम जो होती है वो कितनी होती है, 500 ml होती है। यहाँ पर इसमें देखिए अपन, टाइडल वॉल्यूम इज ए अमाउंट ऑफ एयर दैट मूव इन और आउट ऑफ द लंग्स विद ईच रेस्पिरेशन साइकिल, इट मेजर अराउंड द 500 ml in a average healthy adult and male and approximately 400 ml in healthy women। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, 69, 1 पिकोग्राम इज इक्वल टू, 1 पिकोग्राम की अमाउंट होती है वो कितनी होती है, 1 × 10⁻⁻12 ग्राम, 1 × 10⁻⁻12 पिकोग्राम। ठीक है, थोड़ा सा आपको इसको याद रखना, 10⁻⁻ है ये, 10 है ये 12 है। ए पिकोग्राम इज ए डेसिमल फ्रैक्शन ऑफ द बेस यूनिट मास ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। यहाँ पर 1 पिकोग्राम इज 10⁻12 ग्राम। ठीक है, ये कंडीशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, 70, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म कैन बी यूज टू बायो इंडिकेटर ऑफ द वाटर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन में बायो इंडिकेटर के रूप में कौन सा ऑर्गेनिज्म खासतौर से देखने को मिलता है, तो यहाँ पर जो ई कोलाई है उसको
मानते हैं। ये एक्ट एज ए इंडिकेटर के रूप में वर्क करता है। जिसमें इकोलाई की कंटेंट ज़्यादा होती है वो वाटर पॉल्यूट के अंदर काउंट होने लगता है। ठीक है, इकोलाई बैक्टीरिया एबल टू सर्वाइव इन द वाटर फॉर 2 to 12 वीक्स एट प्रजेंट। इट अपीयर एन इंडिकेटर टू प्रोवाइड द एक्यूरेट बैक्टीरियल कंटामिनेशन फॉर द फिकल मटेरियल इन द ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है, तो ये यूज में आता है, कंटामिनेशन का इंडिकेशन देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें 71। द ड्राइविंग फोर्स ऑफ द इकोसिस्टम इज। ड्राइविंग फोर्स जो होता है वो कौन सा होता है? हमेशा ड्राइविंग फोर्स मतलब सबसे स्टार्टिंग जो होता है वो कौन सा, ड्राइवर कौन होता है? किसी भी बस का संचालक जो होता है, ड्राइवर जो होता है, वो चलाने वाला वो कौन होता है? तो जो बस को चलाता है वही होता है। तो सेम जो इकोसिस्टम को चलाता है वो कौन चलाता है? सोलर एनर्जी चलाता है। यदि सनलाइट नहीं हो तो ऑर्गेनिज्म धीरे धीरे डेथ होने लगेगी। तो यहाँ पर सोलर एनर्जी जो वो सबसे पहली अपनी जो क्या है वो ड्राइविंग फोर्स है फॉर इकोसिस्टम। तो यहाँ पर ऑप्शन अपना सी इसका जो है वो राइट आंसर रहेगा। इसमें देखिए अपन, द एनर्जी ऑब्टेन बाय द सन इज कॉल्ड द सोलर एनर्जी। इट इज़ द ड्राइव फोर्स फॉर द इकोसिस्टम। सोलर एनर्जी इज डायरेक्टली यूटिलाइज्ड बाय द प्लांट टू प्रिपेयर देयर फूड। ऑल द अदर ऑर्गेनिज्म आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन द प्लांट और फूड, प्लांट ऑफ फूड। प्लांट पर डिपेंड करते हैं सभी ऑर्गेनिज्म, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। 72 में अपन देखें, द प्रोसेस ऑफ रीअरेंजमेंट ऑफ हैवी चेन gene on the one chromosome of B lymphocyte that shuts down and rearrangement on second chromosome it refer to as। तो जीनोम के जो रीअरेंजमेंट है एक क्रोमोसोम से दूसरे क्रोमोसोम के अंदर, तो उसे अपन क्या कहते हैं? इसे कहते हैं एलेलिक एक्सक्लूजन। तो इसका राइट आंसर जो आएगा वो आ जाएगा बी ऑप्शन, एलेलिक एक्सक्लूजन। एक्सप्लेनेशन में देखिए अपन, एलेलिक एक्सक्लूजन इज ए प्रोसेस बाय विच ओनली वन एलील ऑफ जीन इज एक्सप्रेस्ड। एक एलील ही एक्सप्रेस होगा, वाइल द अदर एलील इज साइलेंस। दूसरा जीन का जो साइलेंट है, दूसरा एलील जो है वो क्या होगा? साइलेंट रहेगा। दिस फिनोमिना इज मोस्ट नोटेबल टू फॉर द प्लेइंग ए रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ बी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट में अपन देखें कि जो एंटीबॉडी है उनके 5 एलील्स पाए जाते हैं, लेकिन प्रत्येक सेल में एक टाइम पर एक ही एक्सप्रेस होता है। While the allelic exclusion allow for each mature B lymphocyte to express only one type of antibody। एक ही टाइप की एंटीबॉडी बनती है, या तो A बनेगी या फिर G बनेगी या M बनेगी या D बनेगी या E बनेगी। ठीक है, एक ही टाइप की बनेगी। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं 73। विच ऑफ द फॉलोइंग पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन ऑफ द प्रोटीन लीड टू इट्स डिग्रेडेशन। प्रोटीन के अंदर लास्ट मॉडिफिकेशन कौन सा होता है जो प्रोटीन के डिग्रेडेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है? तो उसे अपन क्या बोलते हैं? यूबिक्विटिनाइजेशन। यूबिक्विटिलाइजेशन जो प्रोटीन के डिग्रेडेशन के लिए काम में आता है। यूबिक्विटिनाइजेशन इज ए प्रोसेस थ्रू विच यूबिक्विटिन मॉलिक्यूल आर द अटैच टू द प्रोटीन सब्सटेंस फॉर द प्रोटीन डिग्रेडेशन। प्रोटीन डिग्रेडेशन के लिए लाइसिन के साथ बाइंड होता है खासतौर से ये यूबिक्विटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें 74। जीन एक्स इज ओनली ट्रांसक्राइब्ड। एक जीन है एक्स, ओनली ट्रांसक्राइब होता है व्हेन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर ए इज फॉस्फोराइलेटेड। कब इसका ट्रांसक्रिप्शन होगा? जब फैक्टर ए जो है वो कैसा हो? फॉस्फोराइलेटेड हो, मतलब फॉस्फेट जुड़ा हुआ हो। डाटा ऑन द टिश्यू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फैक्टर ए, द एक्टिविटीज ऑफ द प्रोटीन काइनेज एंड द प्रोटीन फॉस्फेटेज। प्रोटीन फॉस्फेटेज का नाम से है मतलब उसको फॉस्फेट को हटाने वाला। स्पेसिफिक फॉर द फैक्टर ए आर डिपिक्टेड इन द टेबल बिलो। ऑफ दीज 3 टिश्यू ऑफ जीन एक्स विल बी ट्रांसक्राइब्ड। यहाँ पर अपन देख सकते हैं, देखो सबसे पहले तो यहाँ पर क्या है? फैक्टर ए दिया गया है। ये आपके 4 टिश्यू दिए गए हैं, सभी के अंदर फैक्टर ए जो है वो दिया हुआ, यहाँ पर भी प्लस में है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, सभी में है। अब प्रोटीन काइनेज किस में है? इसमें है, इसमें तो है नहीं, इसमें भी नहीं है, इसमें है, तो इसमें क्या होगा? इसका ट्रांसक्रिप्शन होगा। यहाँ पर ये तो पहले से इसमें मतलब ही नहीं है, ये तो इसमें भी नहीं है, और इसमें ये है तो ये वैसे भी एक्सप्रेस नहीं होने देगा, इसमें ये है नहीं, इसका मतलब कोई मतलब नहीं है। लेकिन यहाँ पर यदि काइनेज प्रोटीन प्रेजेंट है तो यहाँ पर फॉस्फेट जोड़ेगा ये, और फॉस्फेट जोड़ेगा तो ये इसने कंडीशन दी है कि जब जो फैक्टर ए के साथ में जो फॉस्फेट जुड़ेगा तभी इसका ट्रांसक्रिप्शन होगा। तो इसका मतलब कह सकते हैं अपन कि इसमें किस, ये जो जीन एक्स है वो कौन से में एक्सप्रेस होगा? तो सीधी सी बात है, ये किस में एक्सप्रेस होगा? लीवर में एक्सप्रेस होगा। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो कौन सा होगा? ओनली लीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का अपन लास्ट क्वेश्चन देखिए इस पेपर का। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द एलोस्ट्रिक एंजाइम इज नॉट करेक्ट। इनमें से कौन सा करेक्ट
नहीं है। एलोस्टिक एंजाइम शो मैकेनिकल मेंटेन काइनेज। तो ये जो पहली बात तो एलोस्टिक एंजाइम के ऊपर ये लागू नहीं होता है, मैकलिन मेंटेन काइनेटिक्स। तो इसका राइट आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा सी ऑप्शन, एलोस्टिक एंजाइम शो मैकलिस मैकेनिज्म काइनेटिक्स, ये इसका राइट आंसर है। इस प्रकार से अपने जो पेपर थर्ड के हिमाचल प्रदेश का पेपर थर्ड के जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट होते हैं। और आज से अपन जो है कार्बोहाइड्रेट की यूनिट स्टार्ट करते हैं, मतलब यूनिट अपन फर्स्ट स्टार्ट करते हैं खासतौर से बायोकेमिस्ट्री की। आज के लिए अपना वीडियो यहीं कंप्लीट होता है। थैंक यू फ्रेंड्स।